सर एनएलएम में अप्लाई तो करना चाहते हैं लेकिन लीज में प्रॉब्लम आ रही है सर। लीज कैसे लिखवाएं सर? सर हमारे यहाँ पर डाइवर्जन मांग रहे हैं सर, पैसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं लीज के लिए, तो क्या करें सर? सर यहाँ पर कन्वर्ट करवाने के लिए बोल रहे हैं सर, यहाँ पर 5 साल से ज्यादा लीज नहीं हो रही है सर, यहाँ पर 11 महीने से ज्यादा लीज नहीं हो रही है। यानी सभी स्टेट में एक एक करके क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है वो लीज से संबंधित आ रही है। तो अपने आज भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब में जो मोटा मोटा प्रॉब्लम आने वाली है लीज के बारे में, जो एनएलएम योजना में आवेदन कर रहे हैं उनको समस्या आ रही है लीज के बारे में, तो वो समस्या आज बिल्कुल आसान कर देंगे। आपके पैसे भी बचा देंगे, प्लस आपका जो टाइम है और जो आपकी परेशानी है वो भी आज आपकी दूर कर देंगे। तो ये लीज है जो मैंने लिखवाई थी कल, क्या लगा 470 रुपए लगे केवल इसके, 1 एकड़ लीज का लिया और रजिस्टर्ड करवाई हुई है। बताऊंगा आपको वीडियो में कैसे करवाई थी। ये तरीका आप अपनाओगे तो आप भी कम पैसे में करवा सकते हो, और आपके स्टेट की क्या रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमेशा की तरह हम अपने जो बेहतरीन वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं, और अपनी जो फैमिली है वो भी 1 लाख जो सब्सक्राइबर उनकी तरफ बढ़ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपना 1 लाख कंप्लीट कीजिए ताकि अपना परिवार वो ऐसे ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों चलिए अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। लीज से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो एक एक स्टेट के बारे में मैं बताऊंगा, लगभग जितने भी स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है उनकी सबकी एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या है कि मैंने खुद अपने हाथों से करवाई है, बाकी क्या है कि अपने जो आवेदक है उन्होंने करवाई है, तो उन्होंने एक एक चीज मेरे साथ शेयर की है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीज अपने को लिखवानी कब है, कब अपनी लीज नहीं लिखवानी है। यानी कि 50% तो आपका समस्या वहीं खत्म हो जाएगी, आपको लीज लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उनके पिता के नाम जमीन है, ठीक है, और फिर भी वो क्या अपने नाम से आवेदन कर रहे हैं तो उनको लीज लिखवानी पड़ रही है, लीज रजिस्टर मांग रहे हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपका ये सोल्यूशन 50% सोल्यूशन तो यही खत्म कर देता हूं। अपने अगर आपके पिताजी की उम्र 1/1958 1958 इसके बाद का जन्म है और पिताजी को साइन करना आता है और उनके नाम से ही जमीन है, तो आपको आवेदन सभी डॉक्यूमेंट पिताजी के नाम से ही करना है। आपकी 2 समस्या हल हो गई इसमें। एक तो आपको लीज नहीं लिखवानी पड़ेगी, दूसरी समस्या बैंक लोन के अंदर बैंक क्या कि कई बार गारंटी मांगता है, तो पिताजी के नाम से जमीन होगी, उन्हीं के नाम से आवेदन है, तो बैंक आसानी से क्या है कि लोन है वो हाँ कर देता है लोन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप कई बार जाते हो फोर्स करके अपने नाम से कर लेते हो, मन में चाह होता है कि नहीं मैं तो मेरे ही नाम से करूंगा, तो मेरे को मेरे नाम से ही करनी है, लीज लिखवा ली तो सारा काम। बैंक में जाते हो तो कहते हो आपके नाम से प्रॉपर्टी लेके आओ, अब वहां मेरी बात जाके आपके काम आती है। तो इसीलिए आधी समस्या तो यही हल हो गई। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के भी नाम, भाई के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पति के नाम, अगर उनके खुद के नाम जमीन है और उनकी उम्र 18 साल से लगा के और जन्म 1958 के बाद का जन्म हो, यानी लगभग 65 साल के अंदर अंदर जन्म हो, 18 से 65 के बीच में हो, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सर हमारे अधिकारी तो कहते हैं 45 साल उम्र लास्ट है। देखो वो अपनी तरफ से कहते हैं, गाइडलाइन में कहीं जिक्र नहीं है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसके बाद अपने कहां मानेंगे, किस बात को मानेंगे अपने? उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसमें कितनी उम्र वो फॉर्म लेता है, कहां तक की डेट ऑफ बर्थ उसमें दिखाता है सिलेक्ट करते टाइम, तो वो डेट ऑफ बर्थ अपने उसमें भर सकते हैं। तो उसमें लास्ट 1/1/1958 है, तो एक यानी 18 से 65 साल के बीच में है। साइन करना आता हो, साइन क्यों करना? क्योंकि जो इसमें कैंसिल चेक लगता है ऑनलाइन आवेदन में, वो चेक तभी मिलेगा आपको बैंक से जब आपको साइन करना आता हो, तो इसलिए साइन करना जरूरी। कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कोई BA MA की जरूरत नहीं है, साइन करना आता हो, 18 से 65 साल की उम्र और आपके खुद के नाम जमीन हो तो पूछना ही नहीं है कुछ, उन्हीं के नाम से आवेदन करना है, फैमिली मेंबर के नाम से। मैनेजमेंट आप कर सकते हो, पूरा फार्म आप संभाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फार्म उनके नाम से भरना है। तो आधी समस्या यही खत्म हो गई। अब प्रॉब्लम किन को आती है कि सर हमारे पुश्तैनी जमीन नहीं है, हम किसी अदर आदमी से लीज ले रहे हैं, तब क्या करें? तो उसमें भी 2 प्रकार की है। एक तो कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 भागों में डिवाइड करता हूं कि सर शेड की जमीन तो हमारी खुद के नाम है, थोड़ी जमीन हमारी खुद के, जहां पर शेड बन जाएगा आराम से, लेकिन हमें चारे के लिए जमीन है वो लीज पर लेनी है। अब ये गलती कहां करते हैं? वो चारे वाली जमीन को भी ये गोट फार्म के लिए लिखाते हैं, और गोट फार्म नाम आते ही उसमें वो कॉमर्शियल हो जाती है। वो कॉमर्शियल होते ही उस जमीन की जो DLC रेट होती है गवर्नमेंट की,
वो ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है तो उसका जो पैसा है बनाने का वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा लगता है। तो इस सबसे बड़ी बेवकूफी यही करते हैं। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, अगर आपको चारे के लिए जमीन लेनी है तो उसमें चारा ही दिखाना है। उसमें ये दिखाओ, देखो देखो मैंने इसमें दिखाया, ये चारे के लिए जमीन थी, इसमें मैंने एग्रीकल्चर यूज, क्रॉपिंग यानी फसल के लिए, एनिमल ग्रेजिंग यानी कि पशु चारे के लिए, पशुओं को चराने के लिए, इसमें कहीं गोट फार्म का जिक्र नहीं किया, कहीं कॉमर्शियल का जिक्र नहीं किया मैंने। तो इसकी, और ये दूसरी बात, ये ऑन रोड जमीन नहीं थी, रोड से थोड़ी साइड में थी, सिंचित नहीं है यानी सिंचाई नहीं होती। तो इसका टोटल रेट हुआ था लगभग, ये करके इन्होंने किया था इसके अंदर लगभग 5,000 रुपए इसकी फेस वैल्यू दिखाई। लेकिन ये सारी चीजें इसमें घट गए, कैसे गई? 5,000 रुपए लगते इसके, लेकिन कम कैसे हो गए कि एक तो ये मैंने गोट फार्म के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए लिखाई, कृषि कार्य के लिए, तो पैसा वहां कम हो गया। दूसरा इसको ये क्या है कि ऑन रोड नहीं है, रोड से थोड़ी साइड में और गांव से दूर है, गांव के जितनी नजदीक जमीन होगी उसका रेट उतना ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें माइनस करते 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 टोटल वैल्यू 486 रुपए आ गई दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यकीन नहीं होगा, ये देखो 486 रुपए टोटल वैल्यू आ गई इसकी, यानी 486 रुपए का पेमेंट कटा इसका, और कुछ नहीं लगा। ये मैंने खुद ही टाइप की थी और खुद ही जाके इसका चालान कटवा दिया ऑनलाइन, और खुद ही जाके अंदर है वो इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 2 गवाह लग गए, 2 जो एक देने वाला लीज और एक लेने वाला लीज है वो लग गया। ये मैंने अपने अनुभव के लिए लिखवाई, मेरे को किसी और पर्पज के लिए चाहिए तो मैंने एग्रीकल्चर के लिए लिखवाई, तो मेरे को पता लगा कि कहां क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आपको अनुभव साझा करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैंने ये काम करवाया, ताकि आपको भी इसका भी फायदा हो। तो राजस्थान वालों के लिए तो ये समस्या बिल्कुल सोल्व हो जाती है, और बहुत सारी चीजें अदर स्टेट के लिए भी यही चीजें लागू है। हालांकि रेवेन्यू जो नियम है, यानी जो भू अभिलेख के जो नियम है, वो हर स्टेट के अलग अलग है। इसमें सेंटर का कोई नियम नहीं है, सभी स्टेट के भू रेवेन्यू नियम अलग अलग है। लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर पूरी जमीन सिंचित है यानी सिंचाई होती है, तो वहां पर क्या है कि उसका रेट है वो ज्यादा होता है। और कई स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर एग्रीकल्चर लीज है वो 11 महीने से ज्यादा नहीं होती। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कोई भी लीज हो वो 4 साल 11 महीने 29 दिन तक तो वो कृषि कार्य की भी बिना कन्वर्ट कराए लीज हो जाती है। जैसे यूपी बिहार साइड के जो स्टेट हैं, वहां पर अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा की लीज करवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? डाइवर्जन मांगते हैं, आते हैं ना। बहुत से लोग मेरे पास आए थे कि सर डाइवर्जन मांग रहे हैं, मैं लीज करवाने जाता हूं, तो उनको ये नहीं पता है कि 5 साल की लीज लिखवाएंगे या 5 साल से ज्यादा की लिखवाएंगे तो वो डाइवर्जन मांगेंगे। ठीक है, आप 4 साल 11 महीने 29 दिन की लिखवा लो, बिना डाइवर्जन की आपकी लीज रजिस्टर्ड हो जाएगी। और शेड के लिए आपके पास जमीन है तो इसमें आप शेड वगैरह कुछ नहीं दिखाना, इसको खेती के लिए, आप एग्रीकल्चर वर्क के लिए आप लीज लो तो वो पैसा वहीं कम हो जाएगा, समस्या वहीं खत्म हो जाएगी आपकी। अब एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि सर मैं तो पूरी जमीन लीज पर ले रहा हूं, यानी पूरी 100 प्लस 5 बकरियों के लिए 1.5 एकड़ जमीन या 45,500 स्क्वायर फीट, एक ही बात है, वो पूरी मैं लीज पर ले रहा हूं, तो मैं क्या करूं? अब मैं गोट में दिखाऊं या एग्रीकल्चर में दिखाऊं, क्या करूं? तो उसका तरीका है दोस्तों, क्योंकि अपने गोट फार्म के लिए तो मान लो 45,000 में से 5,000 स्क्वायर फीट लिखानी है और 40,000 अपने एग्रीकल्चर की लिखानी है। तो अगर आप एक साथ लिखाओगे तो पूरी 45,000 वो कॉमर्शियल हो जाएगी, पूरी गोट फार्म के लिए हो जाएगी, वो पूरी का डीएलसी रेट जमीन का है वो कॉमर्शियल का रेट है वो लगेगा, तो फीस ज्यादा हो जाएगी। आप ये काम करो कि एक 5,000 स्क्वायर फीट की अलग लिखवा लो, जिस पर आप शेड वगैरह, चारे के लिए गोदाम है, शेड के आगे बाड़ा है, वो सारी चीजें बन जाएंगी आराम से आपकी। 100 प्लस 5 की बात बता रहा हूं। और 40,000 स्क्वायर फीट है उसकी अलग से कृषि कार्य के लिए एग्रीकल्चर लीज लिखवा लो, तो उसका रेट बहुत ज्यादा, बहुत ही कम लगेगा, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। ये समस्या, ये आपको पता नहीं था, बहुत से लोगों को ये समस्या आ रही थी। एक तरीका, और भी कई तरीके बताऊंगा मैं आपको, यानी आपके जितने भी प्रॉब्लम है लीज संबंधी वो सारी इस वीडियो में शामिल करेंगे और सारी चीजें बताऊंगा। अब सर हमारे यहां तो 10 साल की लीज मांगते हैं कि एनएलएम के अंदर 10 साल की लीज होनी चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। और जब करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा की लीज करवाओगे या 5 साल की करवाओगे तो डाइवर्जन कराओ। फंस गए बीच में। सोल्यूशन है दोस्तों इसका भी, यानी दुनिया में ऐसी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये मेरी टैगलाइन है हमेशा के लिए। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, लीगल तरीके से भी असंभव नहीं है। इलीगल वर्क नहीं करना है, फिर भी लीगल तरीके से बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारे काम हो जाते हैं। मान लिया आपको 10 साल के लिए लीज लिखवानी है और 10 साल से कम नहीं हो सकती, तो आप एक तो लिखवाओ आज से लगाकर 4 साल 11 माह 29 दिन के लिए, और दूसरी लीज लिखवाओ उससे अगली डेट के लिए 4 साल 11 माह 29 दिन, यानी आज से 5 साल के बाद की
10 साल तक की 2 लीज लिखवा लो आप उस पूरी जमीन की। मान लो 1.5 एकड़ लेना है तो 1.5 एकड़ जमीन की आप लीज लिखवा लो, आज से लगा के 4 साल 11 माह 29 दिन। अब 5 साल नहीं हुए तो 5 साल नहीं हुए तो डाइवर्जन नहीं कराना पड़ेगा, तो वो आपकी लीज हो गई 5 साल के लिए। और एक करवा लो आप उसी जमीन की 5 साल बाद की 10 साल तक की, यानी 5 साल और करवा लो, टोटल हो गई 10 साल, उसी जमीन की 10 साल की लीज हो गई, डाइवर्जन भी नहीं करवाना पड़ा। तो सोचो अब ये चीज आपके दिमाग में थी क्या कि ऐसे भी प्रॉब्लम आती है, इसका ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है। अब कई स्टेट में ये पूछते हैं कि सर कॉमर्शियल ये जमीन है वो कन्वर्ट करवानी पड़ेगी क्या, गोट फार्म के लिए कॉमर्शियल जमीन की जरूरत है या फिर एग्रीकल्चर जमीन में गोट फार्म बन जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको गोट फार्म के लिए कमर्शियल जमीन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे तो पूरी तरह खेती पर डिपेंड है, ये एक एग्रीकल्चर वर्क है, गोट फार्म में एग्रीकल्चर वर्क है, इसमें कोई केमिकल पोल्यूशन वगैरह फैक्ट्री वगैरह वो नहीं होती है, सिर्फ बकरियों को रखना बाड़े में चराना है। तो वैसे तो ये खेती के अंदर ही वर्क आ गया, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने इसको कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कॉमर्शियल जमीन ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपके खुद के नाम जमीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधी उसकी जमाबंदी खातोनी या फिर जो भी जमीन का रिकॉर्ड आप लगा सकते हो, ठीक है। जमीन और भी स्टेट से संबंधित है, हरियाणा की बात बताऊंगा मैं, पंजाब की भी बताऊंगा, महाराष्ट्र की भी बताऊंगा, कर्नाटक की भी बताऊंगा, यूपी बिहार उत्तराखंड की, सब स्टेट की बताने वाला हूं आपको। कहा मतलब एक एक कोई अलग चीज क्या मांग रहे हैं उन स्टेट में, वो सारी चीज बताने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राजस्थान में एक दो चीज और मांगते हैं कि सर इसमें ये मांग रखा कि अच्छा, हालांकि फॉर्म भरते हैं उसमें 4 नंबर 5 नंबर कॉलम है, लिंक्ड फार्मर नेम विथ प्रोजेक्ट, यानी आपके जो गोट फार्म करना चाहते हैं उसमें 4-5 किसानों के डिटेल दीजिए जो आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक है, जो जिनको फायदा होगा या जुड़े हुए। ये चीज केवल राजस्थान में मांग रहे हैं, अदर जितने भी स्टेट में कहीं नहीं मांगी आज तक। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उनके साथ पूरा फॉर्मेट हम बना के भेजते हैं, बस आपको डिटेल भरनी है, 5 लोगों की डिटेल भर लो आप उसमें, कोई दिक्कत नहीं, वो चीज खत्म हो गई वहीं भी। और हरियाणा में अलग से क्या चीज मांगी जाती है, हरियाणा में 2 चीज मांगते हैं, एक तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो जो सीए से साइन मोर से वेरीफाई होनी चाहिए, किसी भी स्टेट में नहीं मांगते, सिर्फ हरियाणा में मांगते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर सीए की मोहर लगी होनी चाहिए, केवल हरियाणा के लिए, अदर किसी स्टेट में नहीं मांगी आज तक, सभी का मैंने अनुभव किया है। दूसरी, हरियाणा में क्या मांगते हैं कि अगर आपके नाम से जमीन है, कुछ हिस्सा आता है या आपने मतलब खुद के नाम जमीन है, तो उसकी लीगल सर्च रिपोर्ट मांगते हैं हरियाणा में। लीगल सर्च रिपोर्ट का मतलब यही है कि एक स्टाम्प बेस्ड कोई तरीका होता है, जो हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उनको तो हम भेज देते हैं कि बनी हुई कोई भेज देते हैं लीगल सर्च रिपोर्ट की, ऐसे लिखवा लेना, नॉर्मल सा काम होता है, लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज, कई अच्छा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में मतलब जो क्वालिफिकेशन में कई फार्म है उनमें मांगा है कि आप जो 15 साल की लीज लगवाइए, तो गाइडलाइन में कहीं जिक्र नहीं, वो अपनी तरफ से मांग रहे हैं, ठीक है ना। वैसे गोट फार्म के लिए 5 साल की लीज काफी होती है, लेकिन कई जगह उन्होंने कमेंट लगाया 15 साल की लीज है वो लगवाइए, तो वो सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं आती। अब कई स्टेट ऐसे हैं जहां, अच्छा महाराष्ट्र में गोट फार्म के लिए 7/12 जमीन मांगते हैं, अब वहां का कोई नियम होगा 7/12 क्या, 9/16 या 7/12 है, वो जमीन गोट फार्म के लिए मांगते हैं, लेकिन बिना 7/12 की भी हमने लगाई महाराष्ट्र के लिए तो वो पास हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में तो ये मानो कि शुरुआत में जो जितने फार्म लगाए थे वो बिना रजिस्टर्ड लीज के भी पास हो गए थे, और अब जो फार्म हो सकता है उन्होंने और स्टेट से पता किया और सेंटर से पता किया हो, तो वहां पर भी क्या है कि रजिस्टर्ड लीज लगती है, तो लीज लिखाने का कोई दिक्कत ही नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हो तो आप बता देना कि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कोई लीज भेजना लिखी हुई, तो हम वैसे ही लिखवा लें, तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ फ्री भेज देते हैं कि आप ऐसे लिखवा लेना, इस तरीके से पूरा गाइड करते हैं लास्ट तक। तो अब मेरे को नहीं लगता कि जमीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। अब सर कि 500 प्लस 25 गोट के लिए कितनी जमीन चाहिए, 5.5 एकड़, बड़ी बात ही नहीं, आप कन्वर्ट कर लो, यानी कि 1 एकड़ तो 100 बकरियों के लिए चारे के लिए चाहिए चाहिए, यानी 200 के लिए 2 एकड़ चारे के लिए, 300 के लिए 3 एकड़ चारे के लिए, 400 के लिए 4 एकड़, 500 के लिए 5 एकड़, ये तो गई चारे के लिए। अब शेड के लिए अलग अलग है, ठीक है ना, तो 5.5 एकड़, आधा एकड़ में आराम से शेड बन जाता है, चाहे वो 100 का हो चाहे 500 का हो, पूरा बन जाता है उसमें। तो ये हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब कई बोलते हैं कि सर हमें तो 20 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, हमारी 10 लाख सब्सिडी आ जाए, तो आपको पता नहीं अभी
ये जो 20 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं ना, कई सीए से या कहीं से डॉक्टरों से बनवा रहे हैं, उनकी सब्सिडी 8 लाख के लगभग आएगी, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल होती है। जैसे मजदूर की मजदूरी, लाइट का जो खर्चा है वो, बकरी ढोने का खर्चा है वो, और ग्रीन फोडर, सॉरी, ये जो आप अनाज दाना बकरियों को दोगे, खर्चा दिखाओगे, वो इन चीजों पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो जोड़नी जरूरी है, नहीं तो प्रोजेक्ट अधूरा है। तो आप 20 लाख में वो चीजें दिखा दी, मान लो 2 लाख का वो खर्चा है, तो आपका बचा पीछे 18 लाख। 18 लाख में से 50% मैक्सिमम सब्सिडी, यानी मैक्सिमम 10 लाख या 50%, तो यहां पर 50% मान्य होगा 9 लाख रुपए, यानी आपके 20 लाख में से 9 लाख या 9.25 लाख रुपए सब्सिडी आएगी। ये चीज हर कोई नहीं बताएगा। ये जो नोडल अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी, कई स्टेट में ये कमेंट लग के आया, तब अच्छा शुरू से मेरे को तो पता था, लेकिन कईयों ने जिद करके बनवाई तो उन्होंने कमेंट लिखा, तब उनको यकीन हुआ कि सर सही कह रहे थे। इसलिए हम क्या है कि 100+5 की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 25 लाख रुपए की बनाते हैं, ताकि उसमें क्या है कि आपके 10 लाख बैंक सब्सिडी आ जाए, 12.5 लाख बैंक लोन हो जाए, और लगभग 2.5 लाख रुपए आपकी खुद की पूंजी हो जाए। अब कई बैंक ऐसे हैं, कई ब्रांच ऐसे हैं जहां पर ब्रांच को 10 लाख से ज्यादा लोन करने की इजाजत नहीं है। 10 लाख से ज्यादा अगर बैंक लोन करना हो तो उनको हेड ब्रांच की इजाजत लेनी पड़ती है, वहां से लोन होता है। उनके लिए भी एक सोल्यूशन है दोस्तों। उसमें 25 लाख वाले में क्या करना है, फिर 10 लाख सब्सिडी, 10 लाख बैंक लोन, 5 लाख अपनी खुद की पूंजी दिखा दो उसमें प्रोजेक्ट में। वो आप हमें बता सकते हैं, अगर आपका बैंक नहीं मानता है 10 लाख से ज्यादा, क्योंकि बात तो आपको करनी है, फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बैंक से। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बाद में भी बैंक से बात कर सकते हो, और पहले भी बैंक से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, जमीन को लेकर मैंने सारी जो चीजें समस्या थी आपकी हल कर दी है। मेरे को नहीं लगता कि जमीन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इस वीडियो के बाद। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी मेहनत को आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चैनल को लाइक, अभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो घंटी का निशान है उस पर आप क्लिक कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपसे छूट जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। और जल्द से जल्द अपने जो 1 लाख जो सब्सक्राइबर वो पूरे होने वाले हैं, आप सब जुड़े रहते हो, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। जल्दी आता है एक नए वीडियो, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप अन्य वीडियो, गोट फार्मिंग ट्रेनिंग फर्स्ट की प्ले लिस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर, गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेकंड की लिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, 20-20 वीडियो उसमें, या एनएलएम से जुड़े भी 15 से 20 वीडियो की प्ले लिस्ट है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जाओ अभी और जाके उन प्ले लिस्टों में जितने वीडियो आप देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।